हाय एवरीवन। आइए, स्वागत है आप सबों का योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। लेट्स बिगिन आवर सेशन विथ अ स्वीट स्माइल एंड perhaps it has rightly been said, a smile costs nothing but enriches the person who receives it. तो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एक स्माइल की अगर कहोगे कि एक स्माइल करने में कोई भी चीज खर्च होती नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को देख करके स्माइल करते हो तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिन भर उसके मन मस्तिष्क पर रहता है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग क्या करते हैं, QIP 1150 के इस एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं और डायरेक्टली आते हैं इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो सबसे पहला सवाल है कि दिए गए सेंटेंस में ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर कोई अशुद्धि है तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट। तो देखिए सेंटेंस कहता है कि व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन, मतलब क्या हुआ, जब ट्रेन रुकी। एट द स्टेशन, जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी। इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। तो क्या हुआ कि ट्रेन जब स्टेशन पे रुकी, जोसेफ को कुछ वक्त लगा ट्रेन से उतरने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी घटना कब की है, तो पास्ट की है। तो अल्टीमेटली सेंटेंस का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इससे ये पता चल जाता है कि यह घटना कब की है, पास्ट की है। तो अल्टीमेटली सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी किस टेंस को यूज करके ये लिखा जाना चाहिए था, तो पास्ट टेंस को यूज करके लिखा जाना चाहिए था। तब आप क्या कहोगे, अगर इसी सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करें तब आप क्या कहोगे, इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ की बजाय आप क्या करोगे, इट टुक। ठीक है, क्या कहोगे, इट टुक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, टेक जो प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का, इसको चेंज करके हम किस में लेके चले जाएंगे, सेकंड फॉर्म में लेके चले जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब अगर दिए गए ऑप्शन में से अगर हम जो कि एरर फाइंड आउट करें कि सेंटेंस के किस सेगमेंट में एरर आया है, तो क्या करोगे कि ये सेगमेंट कौन सा है, योर आंसर इज बी। तो मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब क्या करना है, उस शब्द का चुनाव करिए जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो देखो डिस्टेंस की स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, डिजास्टर भी सही है, इसके बाद का सिस्टम भी सही है। लेकिन अगर बात करता हूं मैं थायराइड की, तो थायराइड की स्पेलिंग क्या होती है, THYROID, थायराइड। तो आप देखते हो कि थायराइड की स्पेलिंग ये है, लेकिन यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्या कहोगे कि एरर वाला अगर वर्ड हम अगर कुछ उठाएं तो क्या कहोगे कि ऑप्शन ए में जो शब्द लिखे गए थायराइड, इसी की स्पेलिंग गलत है। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इज ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब क्या हुआ, जो सेंटेंस दिया गया है उसके करेक्ट पैसिव फॉर्म का क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। तो देखो गिवन सेंटेंस क्या कहता है कि द गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एम्पी थिएटर। गवर्नमेंट किस चीज का निर्माण करेगी, कि एक एम्पी थिएटर का निर्माण करेगी। तो एम्पी थिएटर का मतलब क्या हो गया कि एक अ काइंड ऑफ स्टूडियो, और जो ओवल शेप में होता है, जहां पर देखोगे कल्चरल प्रोग्राम्स या अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जगह लेंगी, वो जो स्टेडियम बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पी थिएटर। और सेंटेंस कैसे लिखा गया है कि द गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एम्पी थिएटर। सरकार क्या करेगी, उस एम्पी थिएटर का निर्माण करेगी। तो गिवन सेंटेंस लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका, सब्जेक्ट, शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप एक्टिव टू पैसिव करोगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे आप फोकस्ड रहना, और बेसिक इंफॉर्मेशन और सेंटेंस को पढ़ करके इतनी सी समझदारी होनी चाहिए कि इस सेंटेंस को जो फॉर्म किया गया है वो किस टेंस को यूज करके फॉर्म किया गया है। सेंटेंस की परख होनी चाहिए, टेंस की परख होनी चाहिए। तो सेंटेंस देखो क्या कहता है, द गवर्नमेंट विल बिल्ड, वाक्य का सब्जेक्ट, इसके बाद देखो फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर में कर विल का प्रयोग हुआ, बिल्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एन एम्पी थिएटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एम्पी थिएटर आपका क्या बनेगा, वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। तो सोच के देखो हर जगह पर एन एम्पी थिएटर है, ठीक है। दूसरा, सेल विल प्लस V1 से अगर सेंटेंस बना है तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सेल बी विल बी प्लस V3।
तो देखो सेल बी विल बी प्लस V3 कहां कहां है और कहां कहां नहीं है। तो यहां पर देखो क्या किया गया, यहां सेल विल ही गायब हो गया, तो क्या करोगे, ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे में देखो ये नरेशन के क्वेश्चंस नहीं है कि आप सेल विल को शुड या वुड में कन्वर्ट करोगे, तो ये देख करके ऑप्शन सी भी आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। और इसके बाद देखो ऑप्शन ए क्या कहता है कि एन एम्पी थिएटर विल बी बिल्ट, देखो सेल बी विल बी का तो प्रयोग हुआ, लेकिन जानते हो आप कि जब कभी भी हम पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं, किसी का भी कर लो, किसी भी तरह के सेंटेंस का कर लो, मुख्य क्रिया हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में ही नजर आती है। और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर बिल्ड यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका एलिमिनेट हुआ। फाइनली आवर आंसर इज बी। और चेक कर लो तो क्या कहोगे, एन एम्पी थिएटर विल बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, एक एम्पी थिएटर का निर्माण कराया जाएगा सरकार के द्वारा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है दोस्त, अब इस पे गौर करो आप। क्वेश्चन नंबर अगर हम 79 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है कि गिवन सेंटेंस है आपके पास, स्क्रीन पर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, आपको पढ़ना है अंडरलाइंड वर्ड्स जो यूज किया गया है, आपको यह तय करना है कि क्या, ठीक है। अब ये अंडरलाइंड वर्ड्स वाले पार्ट को देख करके आपको जज करना है कि वेदर द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर आपको इनकरेक्ट लगता है तो इस पार्ट में क्या चेंजेस कर दें हम, दिए गए ऑप्शंस में से किसको सेलेक्ट करके इस जगह पर फिल कर दें, तो दिया गया सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली हमारा कंप्लीट हो जाए। तो सेंटेंस कहता है सी एक्टेड एज इफ सी इज द वन हु वाज हर्ट, मतलब क्या, सी एक्टेड एज इफ। तो यहां से देखो ग्रामेटिकल आइटम आपको किस तरफ जो कि संकेत मिलता है, एज इफ, एज इफ की तरफ संकेत मिलता है, एज द और इफ ओनली, इफ ओनली। तो यहां पर देखिए जब कभी भी देखोगे कि सेंटेंस अगर ये तीनों में से किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो खास करके यहां पर देखोगे क्या दिखाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, अनरियल सिचुएशन, ठीक है। जब आप अनरियल सिचुएशन को दिखाओगे तो इसके बाद जो है कि वर्ब का जो सिलेक्शन करोगे, तो सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब कौन सा यूज करना चाहिए आपको, वर्ब ऑलवेज आपको वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, भले ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या कि प्लुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस देता हूं कि आप मेरे से ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आप मेरे पिता हो, तो क्या हो जाएगा, यू बिहेव विथ मी एज इफ यू वर माई फादर, ठीक है। अगर आप कहोगे कि वो ऐसे चलती है जैसे कि एक मॉडल हो, तो क्या कहोगे कि सी वॉक्स एज इफ सी वर अ सुपर मॉडल। तो इस तरह से क्या देखा आपने, वाक्य का सब्जेक्ट तो सी है, लेकिन ये अनरियल सिचुएशन है, कहने का मतलब क्या, अवास्तविक परिस्थिति है, वो ऐसे चलती है, वो ऐसा बिहेव करती है, वो इस तरह से खुद को दिखाती है जो वो है ही नहीं। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे, वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लुरल, यू हैव टू यूज प्लुरल वर्ब, वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, तो अब यहां से देख लो, सी एक्टेड एज इफ, ठीक है, उसने इस तरह से एक्ट किया, ठीक है, एज इफ सी वर द वन हु वाज हर्ट, उसने इस तरह से एक्ट किया कि जैसे वो वही है जो हर्ट हुई थी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां सबसे पहले देखो सेंटेंस का सीक्वेंस पास्ट में है, तो यहां तो पास्ट चाहिए, पास्ट चाहिए तो इज को हटा करके वॉज नहीं करना है दोस्त, बल्कि क्या करना है, पास्ट में तो लाना है, लेकिन वॉज के बदले आप किसको यूज करोगे, वर को यूज करोगे। और देखो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी क्या है, एज इफ के बाद सी वर को लेकर के सेंटेंस आगे बढ़ोगे, इट मींस द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डी। तो हमारा आंसर क्या है, डी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, यहां पर देखो एक इडियम आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, और इडियम को पढ़ करके समझना है कि इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, और जो मीनिंग होता है उसके मीनिंग को इन 4 सेंटेंस में से किसी न किसी एक सेंटेंस में करेक्टली लिखा गया है। तो आपको क्या करना, वही फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्त, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, ये क्या है, वर्ड है, अगर आप जानोगे तो टिक आउट कर पाओगे। और इसमें कहोगे कि तुक्काफिकेशन होते हैं तो नहीं होते हैं, अगर होते भी होंगे फ्रॉम 5 to 10%, जो शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग आपको इडियम का मीनिंग निकलेगा, लेकिन 95% अगर एरिया अगर देखोगे तो शब्द कुछ और कहेंगे, मीनिंग ओवरऑल कुछ और निकल करके आएगा। चलो देखो क्या कहता है, और रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस,
ठीक है। तो यहां पर देखो रोलिंग स्टोन्स, इसका मतलब क्या, लुढ़कते हुए पत्थर का अपना कोई अस्तित्व होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो अल्टीमेटली मुझ में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, मुझे इन्फिनिटिमम पर जाकर के क्या करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए चीजों को। अगर फ्रॉम टाइम टू टाइम एट द सर्टेन इंटरवल इफ आई चेंज माई जॉब, तो इससे क्या होगा, ना तो मुझे नेम एंड फेम की प्राप्ति हो पाएगी, ना ही मैं उस एरिया में अपनी एक्सपर्टीज को मैं दिखा पाऊंगा। अर्थात मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी बात को देखो किस सेंटेंस ने डिफाइन किया है। देखो इसका ऑप्शन क्या कहता है कि अ पर्सन हु डजंट सेटल इन वन प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एंड डजंट गेन वेल्थ, नेम एंड फेम। अगर मान लो मैं ही अगर इस ऑर्गेनाइजेशन पर अगर स्थिरता के साथ अगर मैं काम ना करूं तो क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे धन की भी प्राप्ति नहीं होगी, और एक जगह पर अगर मैं काम करूंगा तो अल्टीमेटली पीपल इन माय कांटेक्ट विल कम टू नो माय एक्सपर्टीज इन द स्पेसिफाइड एरियाज, और अगर वो मेरी एक्सपर्टीज को जानेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे नेम एंड फेम यानी प्रसिद्धि भी मुझे यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिसका मन स्थिर ना हो, बार बार वो अपना जो कि क्या कर रहा हो, वो अपना जो कि पोजीशन चेंज कर रहा हो, ठीक है, तो न तो उसे धन की प्राप्ति होगी, ना ही उसे जो कि उस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल हो पाएगी। और इस इडियमेटिक एक्सप्रेशन का अप्रोप्रिएटली अगर मीनिंग कोई डिफाइन करता है ऑप्शन, तो वो क्या डिफाइन करता है, डी, एंड आवर आंसर इज डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ अगर हम चलें तो देखो क्या कहता है सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या कह रहा है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपको यह कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सिनोनिमस वर्ड। क्या करना है आपको, समानार्थक शब्द को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिस शब्द को आपको क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो सेंटेंस देखो क्या कहता है, द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंस्पायर टू स्टील द टेस्ट। मतलब क्या हुआ, छात्रों ने क्या किया है, साजिश किया है कि क्या करेंगे, टेस्ट पेपर को चुरा लेंगे, या टेस्ट में हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो उसने क्या किया है, साजिश किया है। और जब साजिश किया है तो इसके लिए देखो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कंस्पायर। और कंस्पायर क्या है, वर्ब के फॉर्मेट में है। अगर इसके नाउन के फॉर्मेट में अगर आप जाओगे तो नाउन इसका क्या हो जाएगा, कंस्पिरेसी। ठीक है, तो यहां पर देखो कंस्पायर, अगर आप किसी के खिलाफ साजिश रच रहे हो तो क्या कहते हो, यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट समवन। ठीक है, इसी का सिनोनिमस वर्ड है प्लॉटिंग अगेंस्ट समवन। तो अगर इसको हम सिनोनिमसली रिप्लेस करें तो क्या लिखेंगे हम, यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट समवन। आप क्या कर रहे हो, किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो यहां पर देखो क्या हुआ, कंस्पायरिंग अगेंस्ट, प्लॉटिंग अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं कहूं, यहां देखो क्या कि कोलोकेशन में फिर से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव कर देगा। कहेगा कि यहां पर देखो कंस्पिरेसी, जिसको आप साजिश कहते हो, इसका यूज मैं चाहता हूं कि आप नाउन की तरह करो। जब नाउन की तरह करोगे तो कंस्पिरेसी का मतलब साजिश हो जाएगा, और करना के लिए कहेगा बताइए अप्रोप्रिएट वर्ब के तौर पर हम किसे लाएंगे। तब आप क्या कहोगे, मेकिंग कंस्पिरेसी अगेंस्ट समवन। तब आप क्या कहोगे, यू आर मेकिंग कंस्पिरेसी अगेंस्ट मी। आप मेरे खिलाफ क्या कर रहे हो, साजिश कर रहे हो। तो यहां पर देखोगे क्या, एक सिनोनिमस वर्ड। दूसरा, अगर कोलोकेशन में कभी भी वर्ब सेक्शन में अगर आपको पूछेगा अप्रोप्रिएट वर्ब का सिलेक्शन कैसे करें, यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट एरिया एज वेल। तो चलो, तो यहां पर क्या करोगे, प्लॉट का मतलब क्या हुआ कि साजिश करना, तो प्लॉट कह लो और यहां कंस्पायर कह लो, तो ये दोनों शब्द क्या हो गए, आपके सिनोनिमस हो गए। अल्टीमेटली हमारा आंसर तो आ गया कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी। बाकी चीजों को अगर हम देखें तो जैसे देखो मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट क्या होता है कि मॉडरेट क्या करता है, जैसे देखो क्या कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अच्छा ये बताओ लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल था, मॉडरेट लेवल था, या सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो आपने क्या कहा कि सर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान भी नहीं थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, और थोड़े से प्रयास अगर किए जाते तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं छात्रों के द्वारा। इसका मतलब क्या हो, न ज्यादा है न कम है, तो इसका मतलब किस लेवल पे है, ये मॉडरेट लेवल पे है। और मॉडरेट, अब जैसे देखो क्या कहते हो, अगर मैं कहता हूं कि इफ यू ड्रिंक एट रेसेस आवर्स, तो मैं क्या कहूंगा, ड्रिंक मॉडरेटली। इसका मतलब बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, आपको शराबी बनने की जरूरत नहीं है, मॉडरेटली ड्रिंक करना है आपको, मतलब केवल लेस क्वांटिटी में जो कि आपको क्या करना है, इसका कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा कि ये जो कि क्वांटिटी को दिखाएगा, डिफिकल्ट लेवल की जो कि इंटेंसिटी लेवल को दिखाएगा, और इंटेंसिटी लेवल भी किस स्तर का, मध्यम स्तर का।
तो यहां पर क्या कहोगे कि यहां मॉडरेट शब्द का अर्थ आपको पता है, असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, किसी को हेल्प करना। तो यहां पर देखो असिस्ट का नाउन वाला फॉर्मेट असिस्टेंस हो जाएगा, और हेल्प क्या होता है कि वर्ब और नाउन दोनों में एक जैसा ही काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर आप कहते हो प्लॉट के बारे में जान चुके हैं, अब इसके बाद देखो इनएक्ट। इनएक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर इनएक्ट के ही अर्थ में हम इनफोर्स को भी यूज कर सकते हैं, इसी अर्थ में हम किसको यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट को भी यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट। अगर लेकिन सिनोनिमस में जाओगे तो आपको इसी अर्थ में आपको लिख देगा यहां इंपोज। ठीक है, और इसके बाद एक शब्द और रहेगा, कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स। तो देखो चारों का अगर सिनोनिमसली अगर आप इसका अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि चारों तो सिनोनिमस है सर, किसी के बदले हम किसी को टिक आउट कर देंगे, लेकिन बात यह नहीं है। और एसएससी भी समय के साथ क्या कर रहा है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को वो क्या कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो उसमें क्या कहेगा कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि यू आर बीइंग आस्क्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थ्रू द सेंटेंसेस। सेंटेंस में वो शब्दों को यूज करता है और तब जाकर के आपको कहता है कि बता दो इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है गिवन सेंटेंस में। ठीक है, जो इसके बेसिक जो अर्थ है क्या उसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है या किसी अन्य अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, मतलब क्या हुआ इसका जो कि बेसिक मीनिंग है या लेक्सिकल मीनिंग है या एडिशनल मीनिंग किसी अन्य अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तब आप क्या कहोगे कि सर तब तो जो कि माइन्यूट सा जो डिफरेंस है इन शब्दों के बीच में वो भी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। तो जैसे देखो कम इनटू फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे देखो अगर कोई भी नियम कानून अगर बनाई गई सरकार के द्वारा तो उसे क्या की जाएगी, इंप्लीमेंट की जाएंगी। इंप्लीमेंट की जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सही तरीके से इंप्लीमेंट की जाएगी। पॉजिटिव टर्म है इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना या ब्रिंग इनटू फोर्स या कम इनटू फोर्स, ये सारे के सारे क्या है, सकारात्मक स्थिति को दिखाने वाले ये शब्द हैं आपके। कहने का मतलब जैसे देखो कि अगर बिजनेसमैन पर कह दिया जाए कि जो आपको 30% जीएसटी पे करना होगा, तो गवर्नमेंट कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले वो क्या करती है, सर्वे करती है, सर्वे कंडक्ट करवाती है, और तब लोगों की प्रतिक्रिया को जानना चाहती है हमारी सरकार। और अगर लगता है कि अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट दिस, तो वो क्या करता है कि एक सर्टेन कमिटी गठित करके जो कि क्या करती है, रिव्यू करवाती है, अगर उसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो वो करवा लेती है। ठीक है, लेकिन अगर जो कि वो सर्वे ना करवाए, लोगों की सुविधा असुविधा का ध्यान न रखे, बल्कि कर का बोझ आप पर अनावश्यक रूप से लाद दिया जाए और हार्श हो जाए, ड्रैकोनियन रूल की तरह हार्श हो जाए कि अगर आपको बिजनेस मेकिंग करनी है तो यू विल हैव टू पे दिस मच एज सर्विस टैक्स। तो ऐसी स्थिति में क्या कहोगे, सरकार की यह कैसी रवैया है, कैसी नीति है, तो ठीक है ड्रैकोनियन पॉलिसी है, ठीक है कठोर नीति है। तो ऐसे में जो कि व्यावसायिक वर्ग का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी सुविधा असुविधा का ध्यान रख करके ना देखा जाए बल्कि यहाँ पर लाद दी जाए कर का बोझ, इसके लिए जो लागू किया जाने वाला टर्म है इसको कहते हैं हम लोग इंपोज। तो इंपोज क्या हुआ कि ये नेगेटिव टर्म है दोस्त, और बाकी जो देखोगे ये शब्द जो बचे यहां पर देखो क्या कहते हैं, ये कम इनटू फोर्स, ये भी पॉजिटिव है, इनफोर्स और इंप्लीमेंट ये तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और हमें क्या करना था इस गिवन सेंटेंस में, मुझे यूज किए गए शब्द के क्या यूज करने थे, अप्रोप्रिएट मीनिंग कह लो या कि क्या कहोगे आप, सिनोनिमस वर्ड यूज करने थे। देयरफॉर आवर आंसर इज सी। आंसर हमारा आ चुका है सी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्या कहता है कि ये देखो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इतने शब्दों के बदले में अगर मैं सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना चाहूं, इसी को हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी तो क्या कहोगे, वन वर्ड फॉर मैनी। तो यहां पर देखो क्या कहता है कि एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति के रहन सहन का क्या है, ये तरीका है। जैसे देखो अगर हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक जो मूल्य हैं, जो मापदंड हैं, उसके अनुरूप हम रहने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या हो कि समाज मुझे एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर मैं सामाजिक मापदंडों से ऊपर जाकर के अपने तरीके से अगर अपना जीवन जीना चाहूं, सामाजिक दायरे से अगर मैं बाहर जाकर के जीवन जीना चाहता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, बोहेमियन कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग जो होता है ये क्या कहलाता है। तो आप क्या कहोगे, सर ये तो बोहेमियन कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, देखो जो भी बोहेमियन पीपल होते हैं उसको देखोगे आर्ट में रुचि देखने को मिलेगी, म्यूजिक और लिटरेचर
सेक्शन में उसकी जो है कि रुचि देखने को मिलती है। और अक्सर देखोगे कि सामाजिक मापदंडों से ऊपर जाकर के वो अपना जीवन जीता है। तो बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहां पर देखो क्या है आपका गौरमेंट। और अगर मैं गौरमेंट के बारे में आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो मुझे पता है, गौरमेंट पता है। गौरमेंट में टी का उच्चारण क्या करोगे आप, साइलेंट रखोगे। तो शब्द का उच्चारण क्या हो गया आपका, गौरमेंट। और गौरमेंट का मतलब क्या होता है, स्वाद पारखी। स्वाद पारखी का मतलब क्या हुआ, जिसको लजीज से लजीज भोजन या व्यंजन खाना पसंद है। तो अब आप कहोगे कि सर गौरमेंट में और ग्लूटोनस में फिर क्या डिफरेंस है। तो अब आप क्या कहोगे, जो ग्लूटोनस है वो खाने की क्वांटिटी को प्रीफर करता है, लेकिन ये क्या करता है, खाने की क्वालिटी को प्रीफर करता है। ये थोड़ा थोड़ा ही खाएगा लेकिन टेस्टी डिशेस को क्या करेगा, टेस्ट करेगा वो। और ग्लूटोनस क्या होगा, जो भी मिले चलो भरपेट खाते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखो इसका मतलब क्या, यहां पर आपने क्या कहा कि ये एक्सेसिवली जो कि भोजन के टेस्ट या उसकी गुणवत्ता की तरफ जो कि अट्रैक्टेड होता है। और वो ग्लूटोनस क्या हो जाएगा आपका, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी क्वांटिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहीं से एक शब्द और भी मुझे याद आ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप जो कि एक सशक्त पाठक हो, सशक्त पाठक का मतलब क्या हुआ, एक अच्छे रीडर हो आप। पढ़ाई लिखाई करने में, या चाहे उपन्यास हो चाहे आपके कोर्स की किताबें हो, वो पढ़ने में आपको बहुत मन लगता है, तो क्या कहूंगा मैं आपके बारे में, यू आर अ वोरासियस रीडर। या तो आपके लिए जो मैं टर्म यूज करूंगा वोरासियस, या नहीं तो क्या कहूंगा, यू आर द अर्डेंट रीडर। ठीक है, अर्डेंट सपोर्टर भी होते हैं, अर्डेंट फॉलोअर भी होते हैं। सशक्त जो कि किसी को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उसके लिए भी अर्डेंट शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट ये देखो कि ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है एसएससी के लिए। अक्सर देखोगे प्रीवियस पेपर को आप उलट करके देखो, कई बार ये शब्द पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। और न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होते हैं, द पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। ऐसा व्यक्ति जिसको रुचि होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉइन्स को कलेक्ट करने के प्रति रुचि होती है। उस कॉइन्स का इतिहास क्या है, बाजार मूल्य क्या है, इसकी गुणवत्ता आने वाले समय में क्या होगी, जो इस सेक्शन में रुचि रखता है अध्ययन करने के लिए कॉइन्स को कलेक्ट करके, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाते हैं। चलो, तो ये हो गया न्यूमिस्मेटिस्ट। इसके बाद देखो फिर आप कहते हैं मिसेंथ्रोप। ठीक है, अब जैसे देखो क्या हुआ कि यहां से देखो क्या कि मिसेंथ्रोप का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, हेटर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जाति से नफरत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेंथ्रोप कहते हैं, मनुष्य जाति से नफरत करना। ठीक है, अब जैसे देखो क्या कि इसी से मिलता जुलता एक शब्द मुझे याद आ रहा है। अगर आप कहते हो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक फंड। देखो अप्रोप्रिएशन का नाम आता है तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि अप्रोप्रिएशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट फंड आए हैं उसका सही दिशा में सदुपयोग करना। लेकिन नहीं, इसके अर्थ जो कि बिल्कुल डिफरेंट है दोस्त। अर्थ क्या डिफरेंट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट फंड। जैसे कि गंगा की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक ने 500 करोड़ दिए थे, और हमारे जो मोरालिटी से संपन्न जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने देखिए कितनी जो कि चालाकी का परिचय दिया। उसने क्या कहा कि जो कि पेपर पर दिखा दिया गया द गंगा इज नाउ क्लीन, लेकिन सच्चाई यह है कि गंगा में क्लीनिंग का काम भी जारी नहीं हुआ था। तो इसको क्या कहोगे आप कि जैसे देखो क्या हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ क्या हो गया कि पब्लिक फंड, जो गवर्नमेंट फंड था उसका क्या हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, दुरुपयोग हुआ, स्वयं के हित के लिए उस पैसे का गबन कर लिया गया। और इसी के सिनोनिमस में आपको पूछता है इम्बेजलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को क्या कहते हो, इम्बेजलमेंट कह लो या मिस अप्रोप्रिएशन कह लो। और यहां पर देखो क्या हुआ, तब जाकर के प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। मिस तो ये किस तरफ ले जाता है, किस डायरेक्शन में शब्दों का निर्माण करके देगा, नेगेटिव डायरेक्शन में शब्दों का निर्माण करके देगा आपको। तो चलो, जब कभी भी हम रूट वर्ड्स के बारे में आपसे बात करेंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे 10 to 20% वर्ड्स को मगअप किया जा सकता है विथ लिटिल एफर्ट, विथ लीस्ट एफर्ट कैसे मगअप किया जा सकता है। अब देख लो, सारे शब्दों के बारे में हमने देख लिया और हमारे आंसर निकल करके ए आ चुके हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द। तो यहां पर देखो दोस्त, इसको रट लेना इसीलिए क्योंकि जब कभी भी आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में जाते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो ना कि एसेंट का उल्टा क्या होगा, डिसेंट होगा, एक्सेप्ट का क्या होगा, रिजेक्ट होगा, लव का क्या होगा, हेट होगा। ठीक है, अभी जैसे देखो क्या हुआ, स्कैटर का उल्टा क्या होता है, अकुमुलेट होता है। तो यहां पर देखो क्या कि सिंगल शब्द का जो अपोजिट याद करते हो वो भी जानकारी आपकी बेकार नहीं जाती है। कभी कभी देखते हो कि बड़ी मेहनत करके आप पहुंचते हो उस मुकाम पे, लेकिन पता चलता है
इतनी सारे संघर्ष के बाद जब एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको लगता है कि भाई खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मेहनत बहुत किया लेकिन क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ, लो हो गया। तो चलो, तो यहां पर देखो हम क्या कहते हैं दोस्त, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, आंतरिक। ठीक है, इसका उल्टा अगर कहोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो इंट्रिंसिक, अब ये देखो इसको जो कि मोटिवेशन के साथ याद रखने की कोशिश करना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे देखो कि आप लोग जो है मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुनते हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी के हो, चाहे रॉबिन शर्मा के हो, चाहे आपके जो भी फेवरेट आपके मोटिवेटर हो, तो आप क्या करते हो कि जब आप उनकी बातों को सुनते हो, ठीक है, तो उनकी बातों से आप इंप्रेस्ड हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, इंस्पायर्ड हो जाते हो, और आप क्या चाहते हो कि जाते हैं कि मैं अपने फील्ड में, जिस क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूं, पूरी तन्मयता के साथ मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। लेकिन ये आउटसाइड जो मोटिवेशन होता है दोस्त, इसका असर आप पर जो है कि ज्यादा देर के लिए रहता नहीं है। ठीक है, शुरू शुरू में जो कि आप क्या करते हो, नए साल के आगमन के साथ साथ आप रिजोल्यूशन बनाते हो, दिस ईयर आई हैव टू डू दिस दैट दिस दोस, आई हैव टू लर्न 50 to 20 वर्ड्स एवरी डे। लेकिन होता क्या है कि आफ्टर अ वीक आप कहते हो ना कि बेटे आपने कौन सा ये जो कि आफत मोल ले लिया, चलो कॉपी उठा करके साइड करते हैं, इससे बेहतर तो पहले ही थे, पहले ही जीवन जो है कि बेहतर चल रहा था। तो यहां पर देखो ये क्या था, आउटसाइड इन्फ्लुएंस था। सारे लोग जो कि कोई ना कोई रिजोल्यूशन बना रहे थे, और आपके दोस्त यार में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि व्हाट इज योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, क्या है तुम्हारे, क्या है तुम्हारे, क्या है तुम्हारे। उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के जो है कि आपने क्या किया, तय कर लिया कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे, आंतरिक रूप से जो कि क्या कहते हैं कि आप इंस्पायर्ड नहीं थे किसी चीजों के प्रति। तो जब आप आंतरिक रूप से होते हो तो वो क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, और जब आप बाह्य रूप से होते हो, प्रभावित, इंस्पायर्ड होते हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका एक्सट्रिंसिक हो जाता है। तो सीधा सीधा इसको याद कर लेना। अब देखो सेंटेंस में, तो वन मस्ट एम टू डेवलप इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद इन लर्नर्स फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अब ये देखो क्या कि बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज हो सके, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आपको मैं मोटिवेट करूंगा तब आप मोटिवेटेड होगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। जब कभी भी वेन एवर यू आर गोइंग टू रिटायर इन बेड, जेंटलमैन, जब कभी भी आप जाते हो, सोने को जाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइस एटलीस्ट फॉर अ मिनट और टू, सिर्फ आप क्या करो कि दिन भर जो आपने किया है, बिगिनिंग टू एंड, मॉर्निंग टू इवनिंग जो आपने किया है, उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। आप ये सोचो कि क्या आप भीड़ के हिस्सा हो, इस दुनिया में आपके जैसे और भी हैं भीड़, क्या आप उसी भीड़ का हिस्सा हो, ड्रिवन कैटल हो आप क्या, या इस भीड़ का हिस्सा बनना है और यू हैव टू लीड दिस क्राउड, या कि आपको इस भीड़ को निर्देशित करना है, उसको एक नई दिशा दिखानी है, जो आपके जीवन शैली, आपके जो कि लेजेंडरी एक्शंस को देख करके लोगों को क्या मिले, इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, और वो भी अपने क्षेत्र में जो कि जाकर के क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही सी बात सोचना। आज जो हमारे यहां आप रह रहे हो, तो रात में जब सोने जाते हो तो बस 2 मिनट के लिए आप क्या करना, इंट्रोस्पेक्ट कर लेना, अंतः निरीक्षण कर लेना, क्यों आया था मैं यहां, किस मकसद से आया था, और जिस मकसद से आया था उस मकसद को साकार करने के लिए इस दिशा में जितने कदम मुझे चलने की जरूरत थी, जो मैंने क्या किया था कि शॉर्ट गोल बनाए थे हमने, ठीक है, शॉर्ट टारगेट जो हमने बनाए थे, क्या उसे मैंने आज फुलफिल किया या नहीं किया। अगर किया तो मुझे क्या करना है कि अब थोड़ा सा क्या करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। अगर नहीं कर पाया तो अगेन कल का भी इस टारगेट आपको अटैच्ड हो चुका, और आज के टारगेट में भी क्या है, अधूरापन है। तो जब आप ये एनालिसिस कर लोगे, इस तरह से अगर मैं जो कि केयरलेस होता जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल लेग बिहाइंड इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तब आप क्या कहते हो, अंतर निरीक्षण करते हो, तब आप क्या करते हो, अपने आप को सॉरी कहते हो, कल से फिर अगेन यू पुल अप योर सॉक्स एंड इन्वेस्ट योर इन्फिनिटिमम एनर्जी टू अचीव दैट। तो इसलिए कहता हूं दोस्त, मैं मोटिवेट करूं तब आप मोटिवेट होगे, इतने भी मजबूर ना हो, बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। चलो, तो यहां पर देखो आंतरिक और बाह्य के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद देखो एलिमेंटल, इसको याद रखने के लिए सीधा जानो, एलिमेंट्री एजुकेशन जो हासिल करता है व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी। इसके बाद देखो अगर मैं कहता हूं इनहेरेंट, अगर मैं कहता हूं दिस इज योर इनहेरेंट टेंडेंसीज टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी, मैं क्या कहूंगा, यह मानवों का क्या है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि निगेटिविटी की तरफ वो आसानी से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है।
तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज योर इनहेरेंट टेंडेंसीज, ये आपकी क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो यहां पर देखो इनहेरेंट मतलब क्या हो गया, ठीक है, इनबॉर्न कह लो आप, या तो इसको क्या कहोगे, ये स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है। और इसके बाद देखो दोस्त फिर है इंट्रोजेक्टेड। इंट्रोजेक्टेड, इंट्रोजेक्टेड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंट्रोजेक्टेड का मतलब होता है इम्बाइब समथिंग। इम्बाइब समथिंग, या इसी को आप क्या कहोगे, इनकलकेट। इम्बाइब या इनकलकेट। इनकलकेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो क्या कि मैं अगर कुछ अच्छी बातें आपके दिमाग में भरना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो कि आप आत्मसात कर लो, अपने अंदर इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और उस पर काम करना शुरू करो। तो मैं क्या करूंगा, आई इनकलकेट सम गुड आइडियाज इनटू योर माइंड। तो इसी को आप क्या करोगे, आप इम्बाइब कर लोगे, आत्मसात कर लोगे। और इसी अर्थ में जो यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, इंट्रोजेक्ट। इंट्रोजेक्टेड मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट फॉर्म लोगे तो इंट्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इसके भी अर्थ समझ गए आप। अब हमें क्या करना था, इंट्रिंसिक का मुझे क्या लेना था, एंटोनिमस लेना था। देयरफॉर आवर आंसर इज सी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। चलो तो क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डोंट प्लक द फ्लावर्स, देखो डोंट प्लक द फ्लावर्स, प्लग द फ्लावर्स। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि सेंटेंस जो गिवन है उसको पढ़ करके एनालाइज कर लो, किस तरह का सेंटेंस है ये। तो जब आपने एनालाइज करके देखा तो आपने क्या पाया कि सर दिस सेंटेंस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। आपका ये आंसर हुआ मेरे लिए। क्या कह दिया आपने, सर ये क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस, कहोगे कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार, सिंपल इंपेरेटिव एंड इंपेरेटिव विथ लेट। और आप कहोगे सर ये इंपेरेटिव इंपेरेटिव कह रहे हो, ये होता क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, द सेंटेंस दैट शोस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है दोस्त, एक्टिव वॉइस में जब तक ये लिखा जाता है इसके सब्जेक्ट जो होते हैं यू, वो अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या है कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, इसका मतलब क्या हुआ, यू डोंट प्लग द फ्लावर्स। आप जो कि क्या करिए कि फूलों को मत तोड़िए। तो सोच कर देखिए, अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि बेटा फूल मत तोड़िए, तो मैं किसको सजेस्ट करूंगा, जो मेरे समक्ष है उसी को सजेस्ट करूंगा ना। तो यहां पर देखो डोंट प्लग द फ्लावर्स, इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। और तब आप कहोगे एन इंपेरेटिव सेंटेंस हैज ओनली असर्टिव फॉर्म्स। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिवली फॉर्म किए जा सकते हैं या तो नेगेटिवली, क्योंकि जब इंटेरोगेटिवली फॉर्म करोगे फिर तो टाइप ऑफ सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलो तो यहां पर तो आपने देख लिया कि सेंटेंस की रचना किस तरह से हुई है। अब आप कहोगे कि सर इसी सेंटेंस को अगर बनाया जाए, बेसिक वॉइस में कन्वर्ट किया जाए, तो सबसे पहले देखो बेसिक मेथड में क्या करोगे आप। बेसिक मेथड कहता है कि सेंटेंस को पढ़ करके यह भी पता लगाओ कि इस सेंटेंस के जरिए क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड कर लो या कमांडेड कर लो। अगर सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, यू तो क्या करोगे आप, यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड कर दिया हमने। अगर जो कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज या काइंडली जैसे शब्द अगर आपको दिखते हैं, तो क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे कि जो कि यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड। अब यहां डू नॉट को क्या करोगे, नॉट टू में कन्वर्ट कर दो। तो क्या बनाएंगे, यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। अब ये देखो यू आर रिक्वेस्टेड, और यहां रिक्वेस्ट सोचा कोई शब्द था ही नहीं, मात्र एक ऑप्शन आपको दिखा, बाकी कोई भी रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन, या ये देखो रिक्वेस्टेड दिखा यू को टारगेट करके। और इसके बाद अगर हम कहें कि सजेस्टेड के बारे में या एडवाइस्ड के बारे में कहीं है क्या, तो यहां जब रिक्वेस्ट वाली बात ही नहीं है, तब आप क्या कहोगे कि सर ये तो रिक्वेस्ट वाली बात ही नहीं है। यहां पर देखो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये तो एक्टिव वॉइस की तरह लिख रहा है ये। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब इसके बाद कहते हो कि सर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और नॉट टू में तो कोई ऑप्शन, हाँ यहां देखो यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, बी वाला था। सोचेंगे इसके बारे में, देखो जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले देखो द फ्लावर्स शुड नॉट बी, ये देखो फ्लावर शुड नॉट बी, आपको पता है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो यहां अगर इसके बारे में सोचते तो ये V3 होता, तभी तो हम सोचते हैं, नहीं है नहीं सोचेंगे। दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ठीक है, जब नॉट टू हुआ तो नॉट टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। यहां पर देख लो क्या है, प्लग्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लग द फ्लावर्स, ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फूल तोड़ो। आप जानते हो कि चाहे एक्टिव वॉइस हो,
पैसिव वॉइस हो या कि आपके नरेशन के क्वेश्चंस हो, ये क्या है, दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस बनाने के तरीके बदलते हैं, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लग द फ्लावर्स, वो तो मना किया जा रहा था, ये भी गया। अब बचा क्या, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। यहां पर देखो क्या हुआ, जब 3 एलिमिनेट हुए थे, चौथा आपका क्या हुआ, आंसर डी। ठीक है, अब अगर आओगे आप आंसर पे, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। अब जरा इसमें सोच करके देखो दोस्त, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होते तो फिर इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो मन में चला वही आपके आंसर के कॉलम में मिल जाएगा। अगर ये आंसर नहीं होते तो हो सकता है कि यहां पर ये भी होता कि फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, ये भी लिखा जाता, फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, शुड नॉट बी प्लक्ड। देखो जब सेंटेंस नेगेटिव हो इंपेरेटिव का, इसे देखोगे 4 या 5 तरीके से बनाया जा सकता है। फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, और लेट में भी सेंटेंस को बनाए हो, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, दो यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। इसके अलावे अगर आप बनाओगे तो क्या करोगे, यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स, यू आर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर्स। तो इन 5 में से कोई भी आंसर हो सकते हैं, इसलिए किसी एक आंसर पर चिपक के मत बैठना। यह मत सोचना कि रट लेंगे तो काम चल जाएगा, बट यू विल हैव टू बी एन एनालिटिक माइंड। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम लोग आंसर पे आ चुके हैं और हमारा आंसर हो चुका है डी। चलो आते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलें तो चलो, अब आ गया पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट तो मैंने आपको कहा, क्या कहा था, किसी न किसी एक सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द ही बातें होंगी। ठीक है, और उसी सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द सभी तरह के सेंटेंसेस क्या होंगे, इंटरनली क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो चलो देखते हैं कि किस बारे में बात हुई है। देखिए, द डिमांड फॉर फिश हैज इंक्रीज्ड, मतलब क्या, मछली की डिमांड बढ़ चुकी है। देखो हाउएवर, जबकि देखो हाउएवर ये क्या दिखाएगा, कंट्रास्ट दिखाएगा। हाउएवर क्या दिखाएगा, कंट्रास्ट। मतलब क्या हुआ कि जहां से हाउएवर वाले सेंटेंस आना शुरू होंगे, इससे पहले चाहे जितने भी सेंटेंस रखो, चाहे एक सेंटेंस रखो, चाहे 2 सेंटेंस रखो, इन दोनों ही सेंटेंस में जो भी बातें कही जाएंगी उसके ठीक विपरीत बातें, ये कंट्रास्ट सूचक जो आपका हाउएवर है, इसके बाद वाला सेंटेंस आएगा। तो देखो यहां क्या कहता है, हाउएवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक, जबकि जो है कि पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं है उस लेक में। दिस इज मेनली बिकॉज, ऐसा मुख्य तौर पर इसलिए कि द माइग्रेटरी फिश फ्रॉम चिनविन इरावदी रिवर सिस्टम टू मणिपुर रिवर सिस्टम हैव डिक्लाइंड स्टीडली आफ्टर द बैरेज केम अप। जब से बैरेज का निर्माण हुआ इस नदी में, तब से क्या हुआ कि मछली की, जो कि कहते हैं जो माइग्रेटरी फिश है, मौसम के अनुकूल जो मछलियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके आ जाती है, उसके आगमन में कमी आई है, क्योंकि बैरेज जो बीच में बांध जो बंद गया, अब मछलियां उस तरफ से इस तरफ नहीं आ पाती है। तो क्या कहा कि यहां पर आपने कहा कि हाउएवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक, दिस इज मेनली बिकॉज। तो ये सोच करके देखो, ये क्या है, इफेक्ट है। क्यू वाला सेंटेंस आपका क्या है, ये इफेक्ट है। और जब ये इफेक्ट सामने आया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, काउस क्या है। तो इसका मतलब जब भी रखोगे क्यू और आर का पेयर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रास्ट के एक तरफ कौन है हाजिर, क्यू और आर वाले सेंटेंस, और इधर अब हम पेयर बनाएंगे। अब इसके बाद देखो एस में क्या कहता हूं, एटलीस्ट 2 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लेक फॉर फिशिंग। कम से कम 2 लाख लोग जो कि आश्रित हैं लेक पर, किस चीज को लेकर के, फिशिंग को लेकर के। और इस वजह से क्या हुआ है, द डिमांड फॉर फिश हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या करेंगे, एस के बाद पी का पेयर बनेगा। तो यहां पर देखो आंसर क्या आएगा, एस पी क्यू आर। देखो एस पी क्यू आर, योर आंसर इज ए। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है दोस्त, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, और इसके बाद क्या कहता है कि जो अंडरलाइंड है, देखो आइडेंटिफाई अंडरलाइंड है, तो कहता है कि आइडेंटिफाई के एंटोनिमस वर्ड के रूप में कौन सा शब्द आएगा। अगर आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हो तो क्या करते हो, आप उसे चिन्हित करते हो, पहचानते हो। और सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये देखो, माई पेट डॉग कैन क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई अवर फैमिली फ्रेंड्स इजली। मतलब क्या, हमारा जो पालतू कुत्ता है हमारे घर में, वो आसानी से हमारे फैमिली फ्रेंड्स और हमारे रिश्तेदारों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब क्या हुआ, कर सकता है या कर लेता है, जो भी लोग आते हैं उनसे वो परिचित है, पहचानता है। इसीलिए क्या देखोगे, जब कभी भी आप उस घर में जाओगे, आपको आसानी से कुत्ता आइडेंटिफाई करेगा, आपको भूखेगा भी नहीं, आप पर हमला भी नहीं करेगा, तो आसानी से वो आपको पहचान रहा है।
ठीक है। इसके बाद देखिए एंड डजंट ओवरलुक एनोनिमस एंड अननोन वंस, और क्या कहोगे, आपको आइडेंटिफाई कर लेगा तो आपको इग्नोर करेगा, आपका आना जाना पे वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप अननोन हो फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू आर एंटरिंग द प्रीमाइसेस, कुत्ता सजग होगा, भूखेगा भी, आप पर हमला करने की भी कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर आप एनोनिमस हो, गुमनाम हो, ठीक है, स्ट्रेंजर हो, अपरिचित हो, तो कुत्ता रिएक्ट करेगा वहां, क्योंकि आपको वो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा है। अगर आइडेंटिफाई करता तो इसका मतलब पहचान लेता, ठीक है, तो पहचान लेता। अब यहां पर देखो, चूंकि आइडेंटिफाई किया तो पहचान लिया। अब आपको ये देखो कि अगर आप कहोगे कि सर इसका उल्टा हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करना, पहचान लेना, और दूसरा देखो क्या कि इसका उल्टा अगर हम लेंगे तो ओवरलुक नहीं लेंगे क्या, ओवरलुक का मतलब क्या, इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना। और या तो क्या कहोगे आप, या इग्नोर करना कहो, ओवरलुक, या हिंदी में इसी को कहते हैं नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। आइडेंटिफाई करना, नजर रखना, ठीक है, पहचान लेना, और ये देखो ओवरलुक करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इग्नोर कर देना। अब इसके बाद देखो एनोनिमस का मतलब गुमनाम, क्लासिफाई वर्गीकृत करना, स्पॉट मतलब क्या, किसी चीज को ढूंढ लेना। तो सोच के देखो, कहता है कि इन्हीं सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस के माध्यम से दिए गए, इन्हीं में से पूछ रहा था कि एक शब्द को हमने आइडेंटिफाई को अंडरलाइन किया है, इसका उल्टा बताइए, ओवरलुक। और एसएससी की अभी फिलहाल विडंबना क्या देखोगे, ये आपको सिर्फ जो है कि साइकोलॉजिकली डराने के लिए सेंटेंसेस में यूज करता है। अगर अभी जिस तरह का पैटर्न है उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो सिर्फ अंडरलाइंड वर्ड को देखोगे, इसका उल्टा अगर आपको पता है डायरेक्टली आप टिक आउट करोगे, आप गलत नहीं होगे। लेकिन ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि शब्दों को देखोगे एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में, एक ही शब्द डिफरेंट कंटेक्स्ट में भी यूज होते हैं, और एक ही कंटेक्स्ट में डिफरेंट शब्द भी यूज किए जाते हैं। इसलिए सेंटेंस के मीनिंग पर फोकस करना, भाषा की समझ को डेवलप करना, और जब समझ जाओ तब जाकर के आंसर का चुनाव करना। चलो, आंसर का चुनाव हम लोग कर चुके हैं, और आंसर क्या है आपका डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि अगेन देखो, फिर क्या है आपका ए, इसके बाद देखो फिर आपका क्या है बी, इसके बाद देखो फिर है आपका सी, और इसके बाद देखो फिर आपका है डी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो फिर पीक्यूआरएस के क्वेश्चन। पीक्यूआरएस के क्वेश्चन से मतलब क्या है मेरा, पैराजंबल्स, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए सेंटेंस का, ताकि आइडिया फ्लो जब करे सेंटेंसेस के माध्यम से एक सिक्वेंसली फ्लो करे, जो ग्रामेटिकली भी वेल बैलेंस्ड हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, और प्रॉपर सीक्वेंस में आइडिया का क्या हो तो फ्लो हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्टेन कंजंक्शंस होते हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में किया जाता है। तो मैंने हाउएवर के बारे में आपसे चर्चा की है, नेवरदलेस, नॉनदलेस, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ के बारे में चर्चा की है, बट के बारे में चर्चा की है, दाव के बारे में चर्चा की है। दीज आर नोन एज कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट, जो कि क्या दिखाएगा, सेंटेंस के पहले भाग में जो बात की गई है, सेंटेंस के दूसरे भाग में डिफरेंटली वो क्या करेगा, बात करेगा, जस्ट अपोजिट बात करेगा। तो ये कंट्रास्टिंग हो गए। जब देखोगे किसी भी सेंटेंस के शुरू में या उस सेंटेंस में यूज किया गया है सो, देयरफॉर, हेंस, रिपरकशन, इन द एंड, फाइनली, तो देखोगे कि ये क्या हुआ, कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है आपको। इसका मतलब है जो बातें कह दी गई है, अब आगे क्या करने जा रहा है, ये कंक्लूड करने जा रहा है। तो यहां पर देखो इस बात को ध्यान में रखते हैं, तो यहां पर देख लो क्या हुआ कि सी आपको कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यहां यूज किसको किया है, सो। तो कहने का मतलब जब आप सी देखते हो ये कंक्लूजन की तरफ ले जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि सर तब तो एक सेंटेंस का भी अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसका प्लेसमेंट कहां पे होना चाहिए, जब बातें कह दोगे तो लास्ट सेंटेंस में आप कंक्लूजन निकालोगे, ठीक है। तो अब यहां से देखिए क्या करोगे कि चार ऑप्शन पे नजर डाले तो कंक्लूजन वाले क्या होंगे, अंतिम होंगे। तो यहां पर देखो सी है, तो अगर एग्जाम्स में टिक आउट करोगे तो आप कंफर्म हो चुके हो, तो टिक आउट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी आप फंस भी जाओगे। कैसे फंस जाओगे, हो सकता है कि किसी भी आइडिया के बारे में जो बातें की गई है, पॉजिटिवली बातें की गई और पॉजिटिव बातों का कंक्लूजन निकाला गया, फिर जाकर के क्या हुआ, ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज हुआ, निगेटिवली बात हुई, फिर उसका कंक्लूजन निकाला गया। तो एक ही सेंटेंस में दो दो बार कंक्लूजन हो सकता है। तो आप क्या कहोगे, अगर इस बेस पे चलोगे तो फिर फंसोगे। इसलिए मैं बार बार मना करता हूं आपको, यू डोंट हैव टू बी अ पैरट, तोता नहीं बनना है आपको, ठीक है। रट करके जो कि कहते हैं लैंग्वेज को नहीं सीखा जा सकता है दोस्त, समझ के सीखो, सीख लोगे। तो इसीलिए क्या करना, सेंटेंस के मीनिंग को डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को डेवलप करना। यहां तो आपका काम चल गया कि आंसर हमारे बी निकल करके आ रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो सीक्वेंस में पढ़ करके देख लो, अगर ये मीनिंगफुली सिक्वेंसली वेल अरेंज्ड है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो हो सकता है कि चेंजेस करना पड़ता अगर ऑप्शन आपके कॉम्प्लिकेटेड दे देता हो तो।
चलो, तो अब जैसे देखो क्या कि इसमें है डी, पहला है डी में क्या कहता है, स्लीप डिप्राइवेशन हैज फ्राइटनिंग कंसिक्वेंसेस फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। स्लीप डिप्राइवेशन समझते हो, मतलब कि नींद से वंचित होना। अगर आप अगर जो कि प्रॉपर स्लीपिंग नहीं करते हो, इफ यू डोंट टेक अ साउंड स्लीप, तो क्या होंगे इसके जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, आपके जो कि आंतरिक जो प्रोसेस हैं, इस पर बहुत ज्यादा जो कि क्या कहोगे, फ्राइटनिंग कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेगा आपको। मतलब क्या हुआ, फ्राइटनिंग का मतलब क्या, बड़ा डरावना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, स्लीप डिप्राइवेशन के बारे में बात हो रही है। इफ अ पर्सन डजंट टेक साउंड स्लीप he may have to face the consequences। तो यहां पर देखो ये ओपनिंग सेंटेंस है, ठीक है। डी के बाद किसको रख रहे हो, ए को। ए में क्या कहते हैं, इवन टेम्पर, ए में कहते हो आप, रिसर्चर्स फ्रॉम 5 मेडिकल सेंटर्स around the country found that insomniacs were also significantly likely to have poor health such as chest pain, arthritis and depression, as well as difficulties doing daily duties। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो ये में क्या कहता है, रिसर्च जो हुए हैं, अनुसंधान से ये पता चला है कि 5 जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसने जो ये शोध किया है, रिसर्च किया है, हमारे देश के 5 बड़े जो कि क्या कहते हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने जो रिसर्च किया है, उससे ये पता चला है कि जो इंसोम्नियाक्स हैं, इंसोम्नियाक, जैसे देखो इंसोम्निया के बारे में बात करेंगे तो इंसोम्नियाक मतलब क्या होता है, अनिद्रा, स्लीपलेसनेस, सिनोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा, स्लीपलेसनेस। जो जिसको प्रॉपर अगर जो कि नींद नहीं आती है, ठीक है, फाउंड दैट इंसोम्नियाक्स वर आल्सो सिग्निफिकेंटली लाइकली टू हैव पुअर हेल्थ। अगर मुझे नींद नहीं आती है, इफ आई डोंट टेक प्रॉपर रेस्ट और साउंड स्लीप, तो क्या है कि इसका सबसे पहला प्रभाव तो मेरे हेल्थ पे दिखेगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर क्या देखोगे, चेस्ट पेन, समय के साथ क्या होगा आपको, जो कि सीने में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखो अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम होगी आपको, और इसके बाद देखोगे क्या कि धीरे धीरे डिप्रेशन के भी शिकार होगे। और अगर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं रिपीटेडली एंड कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डेली ड्यूटी जो आप परफॉर्म करते हो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, इसमें भी ये बाधा पहुंचाना शुरू कर देगा। चलो ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ कि स्लीप डिप्राइवेशन क्या होता है, इसके क्या जो कि डरावने परिणाम हो सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, इसके बारे में बात किया गया। इसके बाद इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए रिसर्च का जो डेटा निकल करके आया, कंक्लूजन, उसको रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कि फिर इसी को एम्फसाइज करने के लिए कहा गया कि ये देखो क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, डी के बाद ए का कॉम्बिनेशन सही है। इसके बाद देखो बी में कहता है, इवन टेम्पररी स्लीप लॉस कैन डिसरप्ट द बॉडीज कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। देखोगे जिसे प्रॉपर नींद नहीं आती है, धीरे धीरे देखोगे उसका पेट जो कि मटका कुल्फी की तरह आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब जब वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ नहीं पाएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप ओबेस हो जाओगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाओगे, मोटापे के शिकार हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है कि ब्रेक डायबिटीज, इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट्स इंटरफेयर विथ हार्मोन्स, देखोगे हार्मोन्स में छेड़छाड़ होगा, हार्मोनल इंबैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा, एंड अग्रावेट डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। भले ही आपके खानदान में कोई भी डायबिटिक्स ना हो, लेकिन इस तरह के हालात, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, स्लीपलेसनेस से गुजर रहे हो, स्वास्थ्य तो प्रभाव पड़ेगा, बीपी की भी समस्या होगी आने वाले समय में। हो सकता है खानदान में किसी को नहीं है, मधुमेह की समस्या नहीं है, लेकिन ड्यू टू स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, ठीक है, और जो किस चीज से निकल करके आया है, आपके स्लीपलेसनेस, नींद की कमी से आया है, ये सब चीजें जो कि ये सारी समस्या लेकर के पैदा होगा, ये भी समस्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में कहते हो, सी में कहता है, सो मेक टाइम फॉर व्हाटएवर हेल्प्स यू स्लीप। इसलिए कहता है कि मेक टाइम, समय निकालो, whatever helps you sleep, whether exercise, massages, yoga, meditation and fragrance bath। तो इसलिए क्या करो, उस चीज को ढूंढ के निकालो जिसकी वजह से आपको नींद आ जाए। उसके लिए भले ही आपको जो कि क्या करना पड़े, ठीक है, एक्सरसाइज करना पड़े, मसाज थेरेपी से होकर के गुजरना पड़े, योगा करना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, या कि फ्रेग्रेंस बाथ का इस्तेमाल करना पड़े, करो, अच्छी नींद लो, स्वस्थ रहो, अच्छा जीवन जियो। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। चलो दोस्त, इस तरह से जब हमने देखा तो सिर्फ एक कंक्लूजन वाला सेंटेंस निकाला था, हमारा फ्रेम हो गया। लेकिन फिर भी मैंने क्या क्या सीक्वेंस में पढ़ करके देखा, अगर ये वेल बैलेंस्ड है, प्रॉपर सीक्वेंस में अगर रचित है सारे वाक्य, इसका मतलब अरेंजमेंट्स हैविंग नो प्रॉब्लम। तो इसलिए क्या कहोगे, हमारा आंसर निकल करके आ गया है दोस्त, सी। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो अब यहां से देखो वी केम टू ब्लैंक्स,
एज वी वर पासिंग थ्रू, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हो कि वी केम टू गिव हैंड, हम लोग मदद करने आए थे, जैसे कि बगल से गुजर रहा था तो मेरा मन किया कि जाकर के मदद कर दूं, ठीक है। अब कहोगे कि मैं बगल से गुजर रहा था और आप परिचित थे, तो सोचा क्या कि चल करके जाके सलाम नमस्ते करूं, हालचाल एक बार पूछ लूं। तो क्या किसी ने आपको बुलाया था मदद करने, आपको पता था कि मैं प्रॉब्लम में हूं या नहीं हूं? तो सिंपली अगर आप मेरे से परिचित हो, लंबे समय से अगर मुलाकात नहीं भी हुई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना दोस्त, और मेरे घर के बगल से गुजर रहे हो, आप मेरे परिचित हो, मेरे पुराने मित्रों में से हो, आप क्या कहोगे? चलो देखते हैं घर पे अगर होगा तो राम सलाम करूंगा, सलाम नमस्ते करूंगा, फिर मैं अपने घर को निकल जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी केम टू से हेलो एज वी वर पासिंग थ्रू, जैसा कि हम लोग बगल से गुजर रहे थे तो सोचा कि चलो जाकर के हाय हेलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या? योर आंसर इज बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस में जितने भी शब्द यूज किए गए हैं उनमें से कहता है कि 4 शब्द को निकाला गया। तो इस सेंटेंस में जहां पर भी 4 शब्दों को यूज किया गया है, तो ये देखो यहां पर है आपका एम्प्टर, इसके बाद देखो फिर आपका है कमिटेड, कमिटेड का प्रयोग कहां किया गया है? ये देखो कमिटेड। इसके बाद देखो क्या है? डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड का प्रयोग कहां पे हुआ? डिसिप्लिन्ड। और इसके बाद फिर आपका है अपेरेंटली, अपेरेंटली। कहता है ये चारों शब्द जो ये सेंटेंस में यूज किए गए हैं, आप इन्हीं शब्दों पे जो कि फोकस्ड होकर के आप मुझे बताओ इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहां पर देखो आप अगर कहते हो कमिटेड, बिल्कुल सही है, डिसिप्लिन्ड सही है, अपेरेंटली सही है, और ये देखो एम्प्ट गलत है, क्योंकि एम्प्ट का स्पेलिंग क्या होता है? AMATEUR, और एम्प्ट का मतलब क्या होता है? शौकीन, और शौकीन का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज नॉट प्रोफेशनल। स्कूल कॉलेज से आने के बाद आप क्या करते थे? अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे ना? यू प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, ओनली फॉर प्लेजर, नॉट फॉर मनी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो शौकिया कोई भी काम करते हैं उसी को कहते हैं एम्प्टर, और एम्प्टर का स्पेलिंग क्या होता है? AMATEUR। देयरफॉर योर आंसर इज ए। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर अगर हम 90 को देखें तो देखो क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम्स का सिलेक्शन कह रहा है लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग। अब जैसे देखो क्या हुआ, लैंग्विशिंग अगर मैं कहूं कि सम ऑफ द प्रिजनर्स आर लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ द सेल, इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो देखोगे काल कोठरी में क्या कर रहे हैं? दिन जो कि बुरे दिन काट रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। तो लैंग्विशिंग का मतलब क्या हुआ? कमी होना, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या जिसमें हो। तो इसका आपको कह रहा है उल्टा, तो फ्लोरिशिंग का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ना, वृद्धि होना, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका डायरेक्टली अगर आप एंटोनिम्स ढूंढोगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका बी। लेकिन बाकी शब्दों को देख लो, देखो टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब क्या हुआ? क्षणिक। और इसके बाद देखो फिर अगर मैं कहता हूं मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इस अर्थ में यूज करोगे जो आपको सम्मोहित कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मेस्मराइजिंग अगर आप कहते हो मेस्मराइजिंग वॉइस, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसी आवाज जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। इसके बाद देखो फिर आपका क्या है? डिमिनिटिव। डिमिनिटिव, डिमिनिटिव का मतलब रिलेट करता है किससे? साइज से। अगर मैं कहता हूं द डिमिनिटिव एक्ट्रेस मिस रानी मुखर्जी इज फेमस फॉर हर एक्सेप्शनल टैलेंट, वो जो कि किस चीज को लेकर के जो कि क्या कहते हैं फेमस है, तो वो छोटी सी अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी, वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर के जो कि क्या है तो फेमस है। तो डिमिनिटिव का मतलब क्या है? साइज से रिलेटेड है, कद से रिलेटेड है। तो मतलब क्या कहोगे? स्मॉल साइज्ड। चलो अब जो कि ऑलरेडी जो कि हम लोग आंसर पे आ चुके हैं, एंड आवर आंसर वाज बी। चलो आते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज एक है, ये पूछा जा रहा है कि टू बी फॉन्ड ऑफ, ये याद रख लेना दोस्त, टू बी फॉन्ड ऑफ समथिंग का मतलब क्या हुआ? वो चीज आपको बहुत पसंद है। अगर मैं कहता हूं आई एम फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे वेस्टर्न म्यूजिक बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट, इसका मतलब क्या? रात में दूध पीना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि माई पेरेंट्स आर फॉन्ड ऑफ मी, इसका मतलब क्या? मेरे मम्मी पापा को मैं बहुत पसंद हूं। इट मीन्स यू आर द एप्पल ऑफ आईज
ठीक है, आप कौन हो कि प्यारे हो, यू आर लवेबल टू योर पेरेंट्स, ठीक है, इस अर्थ में यूज होता है। तो यहां पर देखो क्या होता है कि फॉन्ड ऑफ, ओ एफ, तो यहां पर देखो डबल एफ जहां भी लिखा ये गलत, ठीक है। टू बी फॉन्ड ऑफ, टू बी का मतलब क्या हुआ, इजमार वाज वर्ग का प्रयोग करके क्या करोगे, फॉन्ड ऑफ लगा दो। तो यहां पर देखो, ये देखो क्या हुआ कि फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद ऑफ होना चाहिए, यहां है टू, एलिमिनेट कर दो। फॉन्ड के साथ विथ नहीं होता है, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो कि अगर आप कहते हो कि आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मतलब आप मुझे बहुत पसंद हो, इसी बात को कैसे कैसे कहोगे। अगर मैं आपको कहता हूं आई लव यू, इसका मतलब क्या, मैं आपको प्यार करता हूं, इट मीन्स आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, ये भी कह सकते हो। अगर आप कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो आई हैव अ ग्रेट वीकनेस फॉर यू, मतलब क्या हुआ, आप ही मेरी कमजोरी हो, अर्थात आपके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, इसका मतलब मैं आपको इतना पसंद करता हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आई एम पैनिंग फॉर यू, मैं आपके लिए तड़प रहा हूं, ललच रहा हूं, कब मुलाकात हो, कब समय मिले कि भाग करके आपसे जाऊं मिलने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम पैनिंग फॉर, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हो आई हैव अ लाइकिंग फॉर यू, इसका मतलब क्या, आप मुझे पसंद हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि हैंकर फॉर या आफ्टर, इसका भी मतलब क्या हुआ, आई एम हैंकरिंग फॉर यू, आई एम पाइनिंग फॉर यू, सबका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो चलो ऑलरेडी हम लोग अपने आंसर पे आ चुके हैं, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इसका मतलब बच्चों को मिठाइयां बहुत पसंद है, देयरफॉर आवर आंसर इज डी। आ चुके हैं हम लोग डी वाले आंसर पे आ चुके हैं, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है दोस्त, अब इसमें देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी फिल करेंगे। मैं कहता हूं दोस्त, अब आपको ये मैं सूचना दे रहा हूं कि एवरी डे आई विल बी लाइव एट 8 PM, एवरी डे 8 PM पे हमारा डिस्कशन होगा, हम और आप मिलकर के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो तो और देखोगे कि जिसको अगर मान लो इतने सारे क्वेश्चंस एवरी डे आप लोग सॉल्व करते हो, अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आई नीड असिस्टेंस ओनली फॉर 2 to 3 क्वेश्चंस, सिंपली क्या करना है आपको, आगे कर लो, फॉरवर्ड कर लो, आप उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, बाकी आपको क्या करना, अपनी एनर्जी, अपना समय जो कि जो निर्धारित करके रखे हो उसमें निवेश करो। ज्यादा आपको टाइम टेकिंग, इसमें ज्यादा आपको समय निवेश करने की जरूरत नहीं है, बट दोज हु आर बिगिनर्स, जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो क्या करना दोस्त, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यू हैव टू गो थ्रू, शुरू से लेकर के अंत तक क्या करना कि आप गो थ्रू करना। चलो आते हैं, कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कहता है कि द ओनली वे टू इंश्योर बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर व्हीकल इज टू प्रोवाइड इट अ खाली जगह एंड खाली जगह मेंटेनेंस। क्या कहता है, अगर आप अपने व्हीकल से अगर बेस्ट आउटपुट लेना चाहते हो, तो जरा सोच के देखो, कॉमन सेंस, अगर मैं ऑप्शन पे नहीं भी जाऊं तो आपका दिमाग क्या कहता है, आप क्या कहोगे, अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज दे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर एट अ सर्टेन इंटरवल मुझे क्या करना होगा, सर्विसिंग कराती रहनी होगी, ठीक है, अच्छे तरह से इसकी मुझे क्या करना होगा, सर्विसिंग कराती रहनी होगी, ठीक है, और उचित तौर पर जो करानी चाहिए वो करानी होगी, और जो कि प्रॉपर मेंटेनेंस अगर होगा तो क्या होगा, गाड़ी से जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे मिलता रहेगा। तो देखो सेंटेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है, मीनिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। देखो ड्रॉबैक्स के बारे में अगर मैं कहूं, बात करूं, तो ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, कमियां, यानी क्या हुआ, शॉर्ट कमिंग्स। तो सोच करके देखो कि आप अपने व्हीकल से क्या करने वाले हो, बेस्ट आउटपुट लेने वाले हो, तो आप क्या करोगे, जो कुछ भी करोगे तो क्या हुआ, सकारात्मक रूप से सोच के करोगे, जिससे कि सपोर्ट मिलेगा उस व्हीकल को, जो आपको माइलेज भी देगा और आपको जो कि रास्ते में कभी धोखा भी नहीं देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव वर्ड की तरफ चलना है, और एक शब्द पॉजिटिव और एक शब्द नेगेटिव हो जाए तभी वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। देखो तो यहां पर देखो ड्रॉबैक्स तो हमारा एलिमिनेट हो गया, प्रीसियस और हेल्दी, अगर आप कहते हो टू प्रोवाइड इट प्रीसियस एंड हेल्दी मेंटेनेंस, इसका मतलब बड़ा एकदम बहुत ज्यादा कीमत वाला जो कि आपको क्या करना चाहिए कि प्रीसियस एंड हेल्दी मेंटेनेंस रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि प्रीसियस महंगा आप करोगे, सही तरीके से उचित तौर पर जितना होना चाहिए प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए वो करना चाहिए आपको। तो ये भी देखो क्या हुआ, चीजों को एग्जैजरेट किया। और हेल्दी मेंटेनेंस क्या होता है भाई, हेल्दी आपके हैबिट होते हैं, हेल्दी आपके डाइट होते हैं। इसके बाद देखो फिर क्या कहते हो कि द ओनली वे टू देखो इंश्योर बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर व्हीकल इज टू प्रोवाइड इट अ प्रॉपर एंड टाइमली मेंटेनेंस। तो क्या कहोगे, हाँ सर ये तो फिट बैठ रहा है, बी के बारे में हम सोच के चलते हैं, फिर ए को देख लेते हैं। इसके बाद देखो नर्चरिंग, नर्चरिंग क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, नर्चर करते हैं, और अपने मन में किसी के प्रति अच्छे या बुरे ख्याल जो पालते हो, उन ख्यालों के पालने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्चर।
अगर मैं कहता हूं प्लीज डोंट नर्चर इल फीलिंग्स फॉर मी, कृपया अपने मन में जो कि नकारात्मक भाव मेरे लिए पैदा मत करिए। इसके बाद देखो फिर आपका क्या, एक्सपेंसिव तो महंगा हो गया, तो क्या कहोगे सर? सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हम क्या पाते हैं, वी कम टू द कंक्लूजन दैट द बेस्ट ऑप्शन इज बी, विल गो विथ बी, योर आंसर इज बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, फिर से वही बात है, दो ब्लैंक्स हैं आपको, ठीक है, और इनके बारे में सोचना है। तो मैं बार बार कहता हूं कि बिफोर गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, पढ़ करके देखो सेंटेंस कहना क्या चाहता है, एक ओवरव्यू मिलेगा, तब जाकर के शब्दों को हम रिलेट कर पाएंगे। क्या कहता है कि योर कलीग्स फॉर इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर खाली जगह कोऑपरेशन। तो देखो इससे हम ओवरऑल मीनिंग अगर हम निकालें तो कलीग्स का मतलब क्या होता है, सहकर्मी। और यहां पर देखो योर कलीग्स फॉर इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, सपोज योर कलीग्स हैव टू टेक इंपोर्टेंट डिसीजंस, और उस इंपोर्टेंट डिसीजन लेने में अगर आप अपने कलीग्स की मदद करते हो, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी उसके मदद की, तो आप मुझे बताओ क्या वो मदद नहीं करेगा आपका? बिल्कुल मदद करेगा। तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलो ऑप्शन पे आते हैं, क्या कहता है, काउंसलिंग योर कलीग्स फॉर इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर होल हार्टेड कोऑपरेशन। अगर आप अपने कलीग्स को परामर्श देते हो, सलाह देते हो इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में, तो क्या होगा, जब आपकी बारी आएगी तो उसके तरफ से भी दिल खोल करके आपको क्या मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा। बिल्कुल सही है ए। लेकिन बाकी देखो जो आपने एलिमिनेट किए हैं उसको भी देख लो, नेग्लेक्ट करना और इंथुजियास्टिक। तो ये देखो नेग्लेक्ट कर रहोगे तो इंथुजियास्टिक सक्सेसफुल है, ड्राइंग है, डिसाइडिंग है, इंपोजिंग लाद दोगे जबरदस्ती, तो सारे के सारे क्या है, अनावश्यक पेयर ऑफ वर्ड्स है, सबको हटा दो, योर आंसर इज ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर अब देखो 94 क्या कहता है, इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलो फिर से वही कहानी, डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखो दे टोल्ड मी ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही लिख करके देगा। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही घेर करके लिख दिया गया, इसके बाद किसको लिखा गया है, दे टोल्ड मी। तो इसको जब कभी भी हम बनाएंगे ना तो अरेंज कर देंगे, वेल अरेंज। शुरुआत यहां से करोगे, दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या दैट, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है, तो क्या हो गया, दे टोल्ड मी दैट। इसके बाद देखो क्या ये प्रोनाउंस है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ये रखो, क्या करोगे, सन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करते हो, 1 2 3। द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे, तो वी की जगह कौन आएगा, दे। तो क्या करोगे, दे टोल्ड मी दैट। अब वी को चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे हम, दे में चेंज कर देंगे, दे कर दिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, हैड ओपेंड पास्ट परफेक्ट, ये टेंस चेंजेज नहीं होता है, तो हैड ओपेंड हो जाएगा, दे हैड ओपेंड द लॉक। तो देखो क्या हुआ, दे टोल्ड मी दैट, देखो दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपेंड द लॉक। तो ये देखो आंसर आपका आ गया है सी। सोच के देखो दोस्त, से को हम टोल्ड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि टोल्ड है तो उसको चेंज करके से कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करते हैं। और दूसरी बात देखो, जब यहां पर देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में यूज हुआ है, तो ऐसा थोड़े कि इसका आंसर जो कि पास्ट प्रेजेंट में आ जाएगा। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट पहले से है तो उसको किस में ले आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जी नहीं। पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट भी आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ये देखो डी आपका एलिमिनेट हुआ। दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपेंड द लॉक। इसके बाद दे सेड टू मी दैट दे हैव, प्रेजेंट में तो आएगा ही नहीं, दे सेड दैट वी हैड ओपेंड। यहां देखो प्रोनाउन में मिस्टेक, क्योंकि वी चेंज होकर के तो दे हो जाएगा। तो बचा क्या, आंसर हमारा सी तो आ चुका है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अब अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, देखो सेंटेंस कहता क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखो आसान है, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। मान लो कि मेरे आगे पीछे कोई ना हो, लेकिन पूरे जीवन में मैंने जो संपत्ति कमा रखी है, अगर मैं ट्रस्ट को देना चाहूं या अपने किसी मित्र को देना चाहूं, या जिससे भी मैं चाहता हूं कि मैं पूरी जायदाद उसे मैं नाम कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, लॉयर के संपर्क में आकर के मैं क्या करूंगा, अपनी वसीयत बनवाऊंगा कि आफ्टर माय डेथ द प्रॉपर्टी शुड गो टू द पर्सन। ठीक है, और जिसको भी ये नसीब होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये चीज जो मिला प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, विल के तहत ये चीज उसके लिए क्या हो जाएगी, लेगेसी हो जाएगी। ठीक है, लेगेसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब खास करके देखो, कहते हैं कि लेगेसी था ये मेरे लिए, तो जनरली माँ बाप आप क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो कि छोड़ जो जाता है पीछे धन संपत्ति वैभव, उसी को आप क्या कहते हो, लेगेसी कहते हो। इसके बाद देखिए लेक्सिकल के बारे में आप जान चुके हो,
लेक्सिकल का मतलब क्या हुआ, बेसिक मीनिंग से डिफरेंट हट करके जो डिफरेंट इसके मीनिंग होंगे। तो जैसे देखो क्या कि एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डेफर, ठीक है, DEFER। सोच के देखो, डेफर के दो अर्थ होते हैं। सिंपल देखो, डेफर अगर करते हो किसी चीज को तो टाल मटोल कर रहे हो, और डेफर का मतलब ही किसी को रिस्पेक्ट करना भी होता है। अगर डेफरेंस करोगे तो टाल मटोल नाउन के रूप में, और यहां से डेफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। तो शब्द एक ही और मीनिंग डिफरेंट, डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट सेट ऑफ मीनिंग लेकर के आएगा। इसी को क्या कहेंगे, लेक्सिकल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। इसके बाद कोई लेजेंड, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने क्या किया है, हिस्टोरिक अचीवमेंट प्राप्त किया है, मतलब कि इतिहास रच दिया है, तो उस क्षेत्र का वो क्या कहलाएगा, लेजेंडरी सिंगर भी हो सकता है, वो लेजेंडरी आर्टिस्ट हो सकता है, लेजेंडरी प्लेयर ऑफ द क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, लेजेंड। और लेजर के बारे में बात तो आप करते ही हो। जैसे आपके कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है किससे पता चलेगा, लेजर से पता चलेगा। मार्केट का कितना कर्ज है, क्या लेन देन है, क्या जो कि आपका पेडअप कैपिटल है, क्या असेट है, सब कुछ किससे पता चलेगा, लेजर। मतलब क्या आपकी कंपनी का लेखा जोखा है वो, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम लोग आ गए, लेगेसी पे आ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखो क्या कहता है दोस्त, ये बहुत ही सिंपल है, हल्की सी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आओगे। जिस तरह से अभी देखो आपके सीजीएल में फॉर अबाउट यू हैव 3 months टाइम, धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इसका लेवल अप करूंगा। पहले आप कंफर्टेबल हो जाओ, आपको ये एहसास हो जाए कि देखो चीजें मुझे भी समझ में आने लगी है, सर जो स्ट्रेटेजी मुझे बताते हैं उस तरह से चलता हूं तो मेरे भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं। मानता हूं 5 में से 2 सॉल्व हुआ, 4 सॉल्व हुआ, हो रहा है ना। और जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा तो आपके अंदर जो कि पढ़ने की ललक पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी, और आप अच्छे हो जाओगे। देखो तो सेंटेंस देखो, यहां पर क्या है, अ पीस ऑफ राइटिंग आपको दिया गया है, और मैं बार बार कहता हूं कि मैं ब्लैंक्स देखते ही मैं ऑप्शन पे नहीं आऊंगा, पढ़ करके एक ओवरऑल मीनिंग, एक मेंटल पिक्चर तय करूंगा, फिर दोबारा मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा उस ब्लैंक्स के अगेंस्ट में ऑप्शन को लेकर के जो कि अप्रोप्रिएटली उसको फिल करने की मैं कोशिश करूंगा। देखो क्या कहता है, अ न्यू वर्ल्ड रिसर्च शोज दैट द फ्रेंच, ठीक है, वैश्विक स्तर पर एक जो कि रिसर्च हुआ है और वो ये दर्शाता है कि द फ्रेंच का मतलब क्या, फ्रांसीसी लोग। अगर मैं द चाइनीज कहूं तो चाइना के रहने वाले लोग, ठीक है। तो फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं, यहां पर देखो, द फ्रेंच लार्ज अमाउंट ऑफ चीज एंड बटर। तो जरा सोच के देखो कि चीज और बटर के बारे में बात होगी तो मुंह में तो पानी आएगा। तो क्या कहोगे, अरे ये जो कि रिसर्च से पता चला है कि जो फ्रांसीसी लोग होते हैं ना, वो जो कि अत्यधिक मात्रा में क्या खाते हैं, चीज और बटर खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईट की तरफ जाएगा। जो ऑप्शन में दिए गए शब्द किधर जाओगे, कि ईटिंग के बारे में बात हो रही है, ईट के अर्थ में क्या हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो कोई चीज कहीं निगल जाएगा तो वहां पर क्या हो सकता है आपका, ये रखो कि डिवोर हो सकता है। जैसे आग की लपटें अगर आपके संपत्ति को डिवोर कर जाए, नष्ट कर जाए, तो वहां पर क्या होगा, डिवोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या हुआ कि बड़े बड़े टुकड़े खाओगे, जल्दी जल्दी खाओगे, तो उसके लिए क्या होता है, और सर्टेन शब्द होगा। तो मतलब कि खाने पीने से ही संबंधित शब्दों का मेंटल पिक्चर बनाओगे कि जब ऑप्शन पे जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में लेंगे। देयरफॉर दे हैव लो लेवल्स ऑफ हार्ट डिजीज। क्या कहते हैं कि ये फ्रांसीसी लोग जो हैं अत्यधिक मात्रा में किस चीज का सेवन करते हैं, चीज का सेवन करते हैं, बटर का सेवन करते हैं। इसीलिए जो कि उसमें क्या होता है कि हृदय संबंधित रोग के चांसेस क्या होते हैं, कम देखने को मिलते हैं। द रिसर्च खाली जगह दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। देखो रिसर्च इस चीज का दावा करता है या रिसर्च इस चीज को मानता है कि, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, रिसर्च इसके लिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं ऑप्शन में, स्टेट्स दैट, ठीक है, रिसर्च शोज दैट, ठीक है। या अगर आप कहोगे रिसर्च जो है कि इस चीज को मानता है कि बिलीव। जैसे ही हम बिलीव के बारे में बात करेंगे वैसे ही आपके मन में आएगा ट्रस्ट। तो सोच कर देखो दोस्त, रिसर्च ये मानता है क्या, रिसर्च इस चीज पे यकीन करता है कि, या इस आइडियोलॉजी, इस कंसेप्ट को मानता है कि बिना प्रमाणित सबूतों के भी जो कि क्या कहता है कि ये मानना। तो कहोगे कि सर जब आप ट्रस्ट लिखे हो, बिलीव लिखे हो, तो दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है। तो अंतर क्या होता है दोस्त, बिलीव का मतलब क्या, आप सिर्फ मेरे में जो यकीन करोगे, मेरी एक्टिविटीज, मेरी प्लानिंग, मेरी सोच, मेरे रिसर्च, बिना प्रॉपर सबूत के भी अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो ये क्या है, बिलीव करना। मुझ पे यकीन करते हो, द बंदा वुड नॉट बी डिलीवर द इरेलेवेंट कंटेंट टू अस। अगर आपका मुझ पे यकीन है कि बंदा जो कि इरेलेवेंट कंटेंट डिलीवर नहीं करेगा हमें, तो ये आपका क्या है, मेरे पे विश्वास है। मेरे पे विश्वास, मेरे कर्मों पे विश्वास, मेरी सोच पे विश्वास, मेरी एक्टिविटीज, रिसर्च के पेपर पे विश्वास। तो ये देखो क्या है, ये आपका क्या है, बिलीव है।
बिलीव करते हो, और इसका क्या हो जाएगा, नाउन वाला फॉर्मेट बिलीव। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ट्रस्ट करता हूं तो ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए। अगर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, मैं श्योर हूं कि मैं अपने सारे सीक्रेट्स में आपसे शेयर करूंगा, और मुझे ये भरोसा है कि आप उसे रिवील नहीं करोगे। ठीक है, जब पर्सन को करना हो तो ट्रस्ट करोगे, और बिलीव का प्रयोग क्या करोगे, कि जो कि मेनली जो यूज किया जाता है किसी कंसेप्ट के लिए, एक्टिविटीज के लिए, उसको जो मान लेते हो प्रॉपर प्रमाण के अभाव में भी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलीव। तो सोच के देखो, इसी डायरेक्शन में कोई ना कोई शब्द आएगा यहां पे। ठीक है, तो क्या कहता है कि रिसर्च इस बात को मानता है कि एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। ये मानता है कि जो कि क्या है, कि एनिमल फैट जो है ये हमारे मानव शरीर के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और ये जो कि क्या करता है, कि ये मदद करता है जिससे कि हार्ट अटैक के खतरे कम हो जाते हैं। द स्टडी वाज, खाली जगह, इन 2008। ये स्टडी जो किया गया था, कब किया गया था, 2018 में किया गया था। तो अब ये देखो, स्टडी करोगे तो स्टडी करने के लिए क्या करोगे, कंडक्ट करोगे, एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करोगे। ठीक है, मीटिंग को भी क्या करोगे, जैसे देखो क्या, सेमिनार विल बी कंडक्टेड। ठीक है, अगर मैं कहता हूं टेस्ट विल बी कंडक्टेड, अगर मैं कहता हूं परीक्षा होगी, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, मीटिंग विल बी हेल्ड, तो आपका दिमाग जाएगा या तो कंडक्ट होगा या तो हेल्ड होगा। ऑप्शन में यही दोनों शब्दों में से मैं देखूंगा क्या होगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, कि क्या कहता है कि द स्टडी वाज हेल्ड इन 2018। चलो हम फिलहाल ये लेकर चलते हैं, स्टडी कब हुआ, 2018 में हुआ, इन 21 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ऐसे देश में हुआ जिसका जो कि इनकम लो था या तो औसत दर्जे की इनकम थी। हाउएवर इट, खाली जगह, दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द, खाली जगह, की इन दिस रिगार्ड। लेकिन जो कि हाउएवर, यहां से क्या हुआ, दूसरा पक्ष निकल करके आएगा। इट इज, खाली जगह, दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द, खाली जगह, की इन दिस रिगार्ड। लेकिन इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, खाना तो खाना है हमें, बटर भी खाना है, चीज भी खाना है, लेकिन उचित मात्रा में, मॉडरेटली खाएं, न ज्यादा न कम। तो यही हमारा क्या होगा, अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी साबित होगी हमारे लिए। चलो, ओवरऑल मीनिंग तो हमने निकाल लिया। अब चलो दोस्त, अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। अगर मैं ऑप्शंस पे आऊं तो सबसे पहला देख लो कि दोस्त क्या कहते हो, अ न्यू स्टडी रिसर्च शोज दैट द फ्रेंच। अब यहां पर क्या करोगे, कितना नंबर आ गए हम लोग ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। नंबर 2, नंबर 1 कहां है, कहीं मैं आगे तो नहीं चला आया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन यहीं पे है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, नंबर 1। तो सोच के देखो आप क्या कहते हो, द फ्रेंच इज इक्वल टू फ्रेंच पीपल। ठीक है, वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, गॉबल करते हैं, इसके बाद को टेक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो ये पीने वाली बात तो नहीं है। अब आप कहोगे सर यही दोनों में तो होगा कोई ना कोई। और गॉबलिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहता हूं भाई 5 मिनट के अंदर तुम्हें खाना है, इसके बाद जो कि रिमेडियल शुरू हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, थाली में अगर भोजन है तो जल्दी जल्दी बड़े बड़े टुकड़े खाओगे, जल्दी जल्दी, उसको कहते हैं गॉबलिंग। तो यहां जल्दी जल्दी खाने के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, इंटेंसिटी लेवल बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कंज्यूम पे आएंगे। आपका आंसर क्या हो गया, क्या कहोगे, योर आंसर इज ए, एंड दैट इज कंज्यूम, कंज्यूम। ठीक है, अब इसके बाद को अगर हम बी पे आते हैं तो चलो, पहला था ये, आप देखते हैं दूसरे वाले ब्लैंक्स के लिए क्या है आपके पास अवेलेबल। रिसर्च जो है स्टेट करता है, रिसर्च दर्शाता है कि, तो यहां पर देखोगे ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है। ट्रस्ट तो हम किसको करेंगे, पर्सन को करेंगे। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है प्रपोजल वगैरह को। क्रेडिट मतलब श्रेय देना, अट्रीब्यूट करना। और बिलीव, रिसर्च ये मानता है कि, तो क्या करेंगे, बी के लिए आंसर हम कौन सा चुनाव करेंगे। तो चलो, बी के लिए हमने क्या किया, दूसरे वाले के लिए हमने, दूसरे वाले क्वेश्चन के अगेंस्ट में, ब्लैंक्स के अगेंस्ट में हमने सेलेक्ट किसको किया है, बिलीव को, बिलीव्स। अब देखते हैं तीसरा। अगर अब आप तीसरे के बारे में बात करोगे तो तीसरा क्या कहता है, थर्ड में डायरेक्टेड है, सुपरवाइज्ड है, कंडक्टेड है। तो यहां पर क्या करोगे, सर्वे को क्या करोगे, कंडक्ट करोगे ना। तो क्या कहोगे, ये हो गया डी। तीसरे क्वेश्चन के अगेंस्ट में किसको रखोगे, डी। तीसरे के लिए आपने क्या रखा, कि डी रखा, और डी में क्या था आपका, देखो क्या, द रिसर्च believes that animal fat is good for human body and helps in reducing risk of heart attacks. This study was, अब यहां पर देखो क्या करोगे आप, कंडक्टेड। ये रिसर्च कब कंडक्ट हुआ था, 2018 में कंडक्ट हुआ। किस तरह के ग्रुप के बीच में, तो यहां पर देखो कि मिडिल इनकम वाले ग्रुप के बीच में। इसके बाद देखो अब हम आते हैं चौथे पे। ठीक है, और चौथे में कहता है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, क्लोज्ड, फिनिश्ड, कंक्लूडेड और स्टॉप्ड। अब जरा सोच के देखो, जब ये रिसर्च हुआ
उस देश में हुआ, मिडिल इनकम ग्रुप के बीच में हुआ, तब जाकर के वहां पर जो कंक्लूजन निकल करके आया, कंक्लूजन निकल करके क्या आया? ठीक है, अगर बटर और चीज का सेवन करते हो तो करो, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, मॉडरेटली करो, ना ज्यादा ना कम। तो कहने मतलब ये क्या निकल करके आया? कंक्लूजन। तो हम क्या करें? कंक्लूड, कंक्लूडेड यानी क्या हुआ? बी। आप क्या कहोगे कि सर ये चौथा का तो आ गया मेरा कंक्लूडेड, कंक्लूडेड। अब इसके बाद देखो दोस्त, अब आ जाता है लास्ट। लास्ट जो है आपका, आप क्या कहते हो? हाउएवर क्या करोगे? इट कंक्लूडेड दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द, ठीक है, इज द खाली जगह डिलीजेंट, तो परिश्रमी होता है, लोगों के लिए यूज करते हो। डिलीजेंट मतलब लेबोरियस। इसको याद रखना इस तरह से दोस्त, दिल्ली के जेंट्स बड़े बड़े लेबोरियस होते हैं। एमिनेंट पर्सन होता है किसी क्षेत्र में, यानी फेमस, फेमस। इसके बाद देखो फिर प्रिंसिपल तो आपके सिद्धांत हैं। तो इसका मतलब ये क्रूशियल का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट। जरूरी क्या है कि क्या जरूरी क्या है कि हम चीज और बटर का सेवन तो करें, लेकिन उचित मात्रा में करें, ताकि जो कि ना हम ओबेस हो सके, ना एनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स का हम शिकार हो सके। तो इसमें क्या कहोगे? सर क्रूशियल हम ले लेते हैं। चलो यहां पर मैंने क्या किया कि पांचवा में मैंने क्या ले लिया? क्रूशियल। अब यहां से देखो दोस्त, जब कभी भी आप इन द वेरी बिगिनिंग अगर आप चीजों को सीखते हो, लर्न करते हो, जो हमारे बिगिनर्स हैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, यू शुड नॉट बी इन सच अ हॉट हेस्ट। आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए दोस्त, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए इन द वेरी बिगिनिंग। इफ इट इज टेकिंग मच टाइम, लेट इट टेक। शुरुआत में अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा, लेने दो। जब एक बार जो कि कंसेप्ट डेवलप कर लोगे, स्ट्रेटेजिकली अगर आप कंफर्टेबल हो जाओगे, टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। शुरुआत में आपने बनाए, जो गलत हुआ हुआ, 2 ही सही में 3 गलत हो गए। अब आंसर देख लो, आंसर देख लो, जहां जहां जो ब्लैंक्स है वहां वहां उन शब्दों को आप क्या करो कि फिल कर दो। तो यहां फर्स्ट में क्या है आपका? कंज्यूम, कंज्यूम। इसके बाद देखो सेकंड में क्या किए हो आप? बिलीव्स। सेकंड ब्लैंक्स में आपका क्या है? बिलीव्स। देखो यहां पर आपने क्या लिख दिया? बिलीव्स, बिलीव्स। थर्ड ब्लैंक्स में आपका है कंडक्टेड, कंडक्टेड। और फोर्थ में किसको रखे हो? कंक्लूडेड, कंक्लूडेड। और फिफ्थ में है आपका क्रूशियल, फिफ्थ में है आपका क्रूशियल। ठीक है, अब क्या करो आप कि अब ये सारा चीज अब हमारे काम का नहीं है। और जब सारा काम कर लिया, देखो दोस्त, पढ़ना और होमवर्क करना दोनों अलग अलग चीज है। आपने सॉल्व करके देखा 2 सही हुआ, लेकिन होमवर्क नहीं करोगे तो हमेशा 2 ही रह जाएगा। अब मैंने क्या किया? जहां जहां ब्लैंक्स था वहां वहां फिल कर दिया। अब सीक्वेंस में पढ़ करके देख लो, शब्दों के अर्थ पता है, जो पहले अनसीन वर्ड थे अब सीन है। सीक्वेंस में पढ़ो, मीनिंग को समझो, पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अगर इफ यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, अल्टीमेटली जहां पर भी मिसमैच होगा आपकी जुबान रुक जाएगी कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मे बी द इनअप्रोप्रिएट वर्ड हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फिर से जाकर के बारी बारी से सिलेक्ट करोगे, जो भी अशुद्धि होगी वो जुबान रुकेगा, दूसरे को वहां फिल करके देखोगे, कंटेक्स्ट मैच करा देगा। तो क्या करना? यही स्ट्रेटेजी बरत करके चलना दोस्त। चलो आज की QIP 1150 को हमने क्या क्या डिस्कस किया, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू गाइस कि हम लोग एवरीडे मिलेंगे, 8 PM पे मिलेंगे, और दोनों मिलकर के क्या करेंगे? खूब नॉलेज को क्या करेंगे? इंपार्ट करेंगे। इफ यू रियली लाइक द सेशन, तो आगे आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है अपने चैनल को। और आपको लगे कि आप जैसे किसी मित्र को इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, डू शेयर इट अमंग योर नियर एंड डियर वंस। चलो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग क्या करते हैं? इस सेशन को समाप्त करते हैं। पुनः वादा करते हैं इसी चैनल पर पुनः कल मिलने का। एंड टिल देन, गुड नाइट एंड गुड बाय।